सो हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ डेडी सर। और आज से हम अपना नया चैनल स्टार्ट कर रहे हैं और यहाँ पर आपको वीडियोस मिलेंगे रिगार्डिंग फिजिक्स क्लास 12 सीबीएसई। तो विदाउट वेस्टिंग सो मच ऑफ टाइम, लेट्स स्टार्ट आवर चैप्टर। और आप सभी को पता है कि जो आपका फर्स्ट यूनिट का नेम है वो रहेगा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो आप सभी को पता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स आपकी पहली यूनिट है और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में सबसे पहले हमें इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का मतलब पता होना चाहिए। इलेक्ट्रो मींस वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट इलेक्ट्रिक चार्ज। किसके बारे में बात करेंगे? इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में बात करेंगे। और स्टैटिक्स का मींस है एट रेस्ट, यानी कि इन दिस यूनिट और इन दिस चैप्टर वी आर गोइंग टू स्टडी इलेक्ट्रिक चार्ज एट रेस्ट। सो इफ वी आर गोइंग टू डिफाइन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, अगर आपसे कोई पूछता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का मतलब क्या है, तो आप सीधे सीधे बोलेंगे कि द फिजिक्स की वो ब्रांच जिसमें हम स्टडी करेंगे चार्जेस की, और वो चार्ज किस पे रहेगा? रेस्ट पे रहेगा। ठीक है, तो चार्ज के बारे में ज्यादा कुछ आपको नहीं भी पता तो बेसिक सी बातें आपको पता होनी चाहिए कि आपके पास जो होता है दो टाइप के चार्जेस हम पढ़ते आ रहे हैं। टू टाइप्स ऑफ चार्जेस, दो टाइप के चार्जेस होते हैं। सबसे पहला आपके पास रहेगा नेगेटिव चार्ज और दूसरा आपके पास रहेगा पॉजिटिव चार्ज। तो हम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे एकदम। पॉजिटिव चार्ज, सो एक्चुअली देयर आर टू टाइप्स ऑफ चार्जेस और वी कैन सी दैट कि नेचर ऑफ चार्जेस दो टाइप के होते हैं, नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज का अगर मैं एग्जांपल दूं आपको, तो नेगेटिव चार्ज होता है एग्जांपल चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन। चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है वो हमेशा कौन सा चार्ज होता है? नेगेटिव चार्ज। और पॉजिटिव चार्ज एग्जांपल आपके पास रहेगा चार्ज ऑन अ प्रोटॉन। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बारे में आपको पता ही है कि जो स्ट्रक्चर ऑफ एटम हम पढ़ते आ रहे हैं बचपन से। इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं न्यूक्लियस के अराउंड, और न्यूक्लियस के आपके न्यूक्लियस जो होता है एटम का, उसके पास दो चीजें होती हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन के ऊपर हमेशा कौन सा चार्ज बताया गया है? पॉजिटिव चार्ज, और इलेक्ट्रॉन के ऊपर हमेशा नेगेटिव चार्ज। ठीक है, इनकी वैल्यूज क्या होगी वो आपको बताई जाएंगी। अगर मैं बात करता हूं इंपॉर्टेंट चीज जो रहेगी एसआई यूनिट ऑफ चार्ज, एसआई यूनिट ऑफ चार्ज वो रहेगा आपके पास कूलम, COULOMB, कूलम डिनोटेड बाय कैपिटल C। तो ये भी आपको पता होगा, बहुत बेसिक सी बातें हैं। तो एसआई यूनिट ऑफ चार्ज क्या होती है? कूलम होती है। नेगेटिव चार्ज बता दिया, पॉजिटिव चार्ज बता दिया। अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है। एक इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज रहेगा उसको हम लेंगे -1.6 into 10⁻⁻19 कूलम। और जितना चार्ज इलेक्ट्रॉन पे होता है उतना ही चार्ज एक प्रोटॉन पे होता है, डिफरेंस सिर्फ माइनस और प्लस का होता है। तो यहां पर हम लेंगे +1.6 into 10⁻⁻19 कूलम। तो बहुत बेसिक सी बातें हैं कि दो टाइप के चार्ज होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। और अगर हम बात करें चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होता है, चार्ज ऑन प्रोटॉन पॉजिटिव होता है। अगर हम अल्फा पार्टिकल की बात करें, किसकी बात करें? अल्फा पार्टिकल्स की, तो अल्फा पार्टिकल्स पर भी कौन सा चार्ज होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है। इसके ऊपर डबल पॉजिटिव चार्ज होता है, इसके ऊपर होता है डबल पॉजिटिव चार्ज। समझ में आई? इसी तरीके से अगर मैं बात करूं बीटा पार्टिकल्स, तो उसके ऊपर आपके पास रहेगा नेगेटिव चार्ज। तो बेसिक सी बातें हैं और आपको बता दी गई हैं। अब हम बात करते हैं चार्ज की एसआई यूनिट, जो आपको ऑलरेडी बता चुके हम। चार्ज की जो एसआई यूनिट रहेगी वो रहेगी आपके पास कूलम। लेकिन चार्ज की छोटी यूनिट्स भी होती हैं, तो हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट रहेगा वो रहेगा स्मॉलर यूनिट्स ऑफ चार्ज। स्मॉलर यूनिट्स ऑफ चार्ज, तो इसको भी ध्यान से करना है आपको। सबसे पहले छोटी यूनिट्स जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे मिली कूलम। मिली कूलम को बेटा हम डिनोट करते हैं MC से, और यह भी आपको पता होना चाहिए कि एक मिली कूलम में कितने कूलम होते हैं? 10⁻³ कूलम।
इससे भी जो छोटी यूनिट होगी चार्ज की वो रहेगी बेटा माइक्रोकूलम। माइक्रोकूलम मींस एक माइक्रोकूलम में आपको पता होना चाहिए बेटा 10⁻⁻⁻6 कूलम। और छोटी यूनिट की अगर बात करें तो वो रहेगी नैनो कूलम। और नैनो कूलम की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए। तो एक नैनो कूलम में होते हैं 10⁻⁻9 कूलम। ठीक है, ये सब आपको पता होना चाहिए। फिर आता है पिको कूलम। पिको कूलम और छोटी यूनिट हो जाएगी, डिनोटेड बाय पी कैपिटल सी। और ये भी आप सभी को पता होना चाहिए, एक पिको कूलम इज इक्वल टू 10⁻⁻12 कूलम। और इट कैन ऑल्सो बी रिटन एज माइक्रो कूलम, बिकॉज माइक्रो में 10⁻⁻6 है और इसमें भी -6 आ जाएगा 10⁻, तो वो टोटल हो जाएगा 10⁻12। अगर मैं इन चारों की बात करूं, अगर मैं आपसे पूछता हूं इन चारों में सबसे छोटे यूनिट चार्ज की कौन सी रहेगी, वो रहेगी पिको कूलम। और इन चारों में सबसे बड़ी जो यूनिट है कंपैरेटिवली तो वो रहेगी मिली कूलम। तो अगर मैं इनको ऑर्डर में लगाता हूं तो इस तरीके से अगर मैंने मिली कूलम लिख दिया, इस तरीके से माइक्रो कूलम, इस तरीके से नैनो कूलम और इस तरीके से पिको कूलम, तो यहां पर जो सबसे छोटी यूनिट रहेगी वो रहेगी पिको कूलम और सबसे बड़ी मिली कूलम। तो आप इस तरीके से ये लिख सकते हो। तो आप इसको राइट डाउन कर सकते हो कि कौन सी यूनिट का क्या मतलब होता है। अब हम बात करते हैं, यहां से आप राइट डाउन कर सकते हो जो भी हमने आज अभी स्लाइड पे पढ़ा है। नेक्स्ट हम बात करते हैं डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ चार्ज या डायमेंशंस ऑफ चार्ज। डायमेंशंस ऑफ चार्ज 11th क्लास में डायमेंशन फॉर्मूले आपने पढ़ा है, जहां पर हम लिखते हैं m रेज टू पावर, l रेज टू पावर, t रेज टू पावर, जो भी आपकी वैल्यूज हैं वो आप लिख देते हो। इसी तरीके से आपको डायमेंशंस लिखने हैं किसके, चार्ज के। तो चार्ज के डायमेंशंस पे जाने से पहले आपको चार्ज का फॉर्मूला पता होना चाहिए। चार्ज का फॉर्मूला होता है Q इज इक्वल टू I मल्टीप्लाइड T, जहां पर Q का मतलब बेटा क्या है, चार्ज है, और I का मतलब ऑलरेडी आप 10th क्लास में पढ़ चुके हो, करंट होता है, और T का मतलब होता है टाइम। ठीक है, अब ये करंट भी आपकी फंडामेंटल यूनिट है और टाइम भी आपकी फंडामेंटल यूनिट है, तो चार्ज आपके पास हो गई एक डेराइव्ड यूनिट। और ये फॉर्मूला कहां से आया, क्लास 10th में ही इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में आप जब करंट का फॉर्मूला पढ़ते थे तो I इज इक्वल टू Q बाई T स्टडी करते थे, चार्ज फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर पर यूनिट टाइम। तो यहां पर अगर आप मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं तो Q का फॉर्मूला आएगा I मल्टीप्लाइड बाई T। तो जब आपके पास फॉर्मूला आ चुका है Q इज इक्वल टू आई टी या Q इज इक्वल टू आई मल्टीप्लाई बाई टी, तो मैं यहां पर डायमेंशंस बहुत इजीली इसके बना सकता हूं। अगर करंट की एसआई यूनिट की बात करें तो करंट की यूनिट होती है एम्पेयर, तो उसका डायमेंशन फॉर्मूला होता है एम्पेयर का a रेज टू पावर 1। और टाइम का तो आपको पता है डायमेंशंस होते हैं t की पावर 1। तो चार्ज की जो डायमेंशन हो गई वो हो गई a1 t की पावर 1। गॉट इट। तो ये आपको राइट डाउन करना है कि जो डायमेंशंस होते हैं चार्ज के, राइट डाउन कर लीजिए, जो डायमेंशंस होते हैं चार्ज के वो a1 और t की पावर 1। सो नेक्स्ट हम करेंगे कुछ प्रॉपर्टीज करेंगे चार्जेस की। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। बिल्कुल जो आपको बचपन से पता है, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि जो आपके पास सिमिलर चार्जेस होते हैं बेटा, क्या है, सिमिलर चार्जेस, यानी कि सेम चार्जेस हैं। सिमिलर चार्जेस ऑलवेज रिपेल्स ईच अदर, ऑलवेज रिपेल्स ईच अदर। सिमिलर चार्ज हमेशा क्या करते हैं बेटा, एक दूसरे को रिपेल करते हैं। अगर मैं दूसरे प्रॉपर्टी की बात करूं तो सिमिलर का हो जाएगा ऑपोजिट चार्जेस। ऑपोजिट चार्जेस हमेशा क्या करते हैं, ऑलवेज अट्रैक्ट्स ईच अदर, हमेशा एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट्स करते हैं, ऑलवेज अट्रैक्ट्स।
सिंपल सी बात है। फॉर एग्जांपल पहली बात अगर मैं उठाऊं तो सिमिलर चार्जेस ऑलवेज रिपेल, मतलब आपके पास एक पॉजिटिव चार्ज है और दूसरा भी पॉजिटिव चार्ज है, दोनों का नेचर सेम है, सिमिलर चार्जेस है, दोनों पर पोलैरिटी सेम है, तो ये वाला चार्ज इसको इधर की तरफ रिपेल करेगा और ये वाला हमेशा इसको इधर की तरफ। चाहे आप यहां पर दो नेगेटिव चार्ज लीजिए, एक नेगेटिव चार्ज मैंने यहां एज्यूम कर लिया, एक यहां, तो इस केस में भी अगर दोनों ही चार्ज सिमिलर हैं तो दोनों क्या करेंगे दूसरे को रिपेल, ये वाला इसको इस तरफ रिपेल करेगा, ये वाला इसको इस तरफ। यानी कि चार्जेस हमेशा एक दूसरे के ऊपर क्या लगाते हैं, फोर्स लगाते हैं। वो फोर्स आपकी अट्रैक्टिव भी हो सकती है और फोर्स आपकी रिपल्सिव भी हो सकती है। आप जैसे देख सकते हैं इन दोनों केसेस में द चार्जेस आर सिमिलर, द फोर्स इज ऑलवेज रिपल्सिव। अगर मैं सेकंड केस की बात करूं, ऑपोजिट चार्जेस ऑलवेज अट्रैक्ट। ऑपोजिट मींस अगर आपके पास एक चार्ज पॉजिटिव है और दूसरा नेगेटिव है तो ये हमेशा एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट। ये इसके तरफ अट्रैक्ट होगा और ये इसके तरफ अट्रैक्ट होगा। तो चार्जेस के बीच में जो फोर्स है दैट कैन बी रिपल्सिव और अट्रैक्टिव डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ चार्जेस। तो मैं आपको यहां पर लिख देता हूं कि द फोर्स बिटवीन चार्जेस कैन बी अट्रैक्टिव और रिपल्सिव। तो बेटा जो फोर्स है आपकी चार्जेस के बीच में वो अट्रैक्टिव भी हो सकती है और रिपल्सिव भी हो सकती है। द फोर्स बिटवीन चार्जेस कैन बी अट्रैक्टिव और रिपल्सिव, डिपेंड करता है नेचर ऑफ चार्जेस पे, डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ चार्जेस। तो ये बात, तो बेसिक सी प्रॉपर्टी आपको बताई है कि दो आपके पास सिमिलर चार्ज होते हैं वो हमेशा क्या करते हैं, रिपेल करते हैं, और अपोजिट चार्ज हमेशा अट्रैक्ट करते हैं। सिमिलर की बजाय कुछ बुक्स में ये लिखा होता है कि लाइक चार्जेस ऑलवेज रिपेल, और अपोजिट में लिखा होता है अनलाइक चार्जेस ऑलवेज अट्रैक्ट्स ईच अदर। तो ये आप राइट डाउन कर सकते हैं यहां से। So moving on to the next point regarding properties of charges, we are going to discuss very important law of conservation of charge। हम बात करेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज की। तो हमने ऑलरेडी पहले बहुत सारे लॉ स्टडी कर रखे हैं, जैसे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। इसी तरीके से बहुत बेसिक सा लॉ हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे, इसका मतलब है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। तो अगर इसको सिंपल भाषा में बताएं तो वही है कि चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। तो चार्ज को हम ना तो कभी क्रिएट कर सकते ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते, लेकिन हम चार्ज को ट्रांसफर कर सकते हैं, चार्ज को ट्रांसफर कर सकते हैं फ्रॉम वन चार्ज बॉडी टू अनदर अनचार्ज बॉडी। और वो जब चार्ज ट्रांसफर होता है तो जो टोटल चार्ज रहेगा सिस्टम का वो हमेशा कांस्टेंट रहता है। आपको समझाते हैं। तो यहां पर मैं बात करूंगा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। सिंपल सी बात है, इसको हम लिखेंगे चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड, चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। चार्ज को ना तो हम बेटा क्रिएट कर सकते हैं और ना ही इसको डिस्ट्रॉय यानी कि खत्म कर सकते हैं, लेकिन हम चार्ज को ट्रांसफर कर सकते हैं फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। तो चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड बट इट कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। तो सिंपल सी बात है कि चार्ज को हम ट्रांसफर जरूर कर सकते हैं फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। तो बेसिक सा आपका ये लॉ है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, ट्रांसफर ऑफ चार्ज, कि कैसे आपका चार्ज ट्रांसफर होता है फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। तो ट्रांसफर ऑफ चार्ज देखो हम आगे पढ़ेंगे कि किसी बॉडी को जो चार्ज करने के हैं कई सारे मेथड होते हैं, हम पढ़े आगे।
लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं कि जब भी हम मान लो किसी भी तरीके से हम अनचार्ज बॉडी को चार्ज कर रहे हैं, तो उसको जो चार्ज मिल रहा है दूसरी बॉडी को, वो चार्ज किसके टर्म्स में हो रहा है। मतलब जैसे मैं एग्जांपल लेता हूं कि मैं दो चीज को रब कर रहा हूं, एक बॉडी ए है एक बॉडी बी है, मैं दोनों को क्या कर रहा हूं, एक दूसरे के अगेंस्ट रब कर रहा हूं, तो एक बॉडी नेगेटिवली चार्ज हो जाएगी और एक बॉडी पॉजिटिवली चार्ज। अब यहां पर जो चार्ज की मूवमेंट हुई है वो प्रोटॉन्स की मूवमेंट हुई है या फिर फ्री इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट हुई है। तो जब कभी भी ट्रांसफर ऑफ चार्ज होता है ना, तो वो जो मूवमेंट होती है वो हमेशा किसकी होती है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन की होती है। अब समझिए एक बात, अगर मेरे पास एक बॉडी ए है और एक बॉडी बी है, अगर मैं इनको आपस में रब कर देता हूं, ध्यान से समझिएगा, अगर मैं इनको आपस में रब कर देता हूं तो फॉर एग्जांपल मैं मान लेता हूं बॉडी ए पर कौन सा चार्ज एक्वायर हो गया, पॉजिटिव चार्ज, और बॉडी बी पर क्या एक्वायर हो गया, नेगेटिव चार्ज फॉर एग्जांपल। तो अब यहां पर आपको ध्यान रखना है कि जो चार्ज दोनों बॉडीज क्या होगी, अब चार्ज ये पॉजिटिवली चार्ज बॉडी हो चुकी है रब करने के बाद, और वो नेगेटिवली चार्ज हो चुकी है। अब ये नेगेटिवली चार्ज हो गई है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि इसके पास एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। क्या इसके पास, यानी कि जो बॉडी नेगेटिवली चार्ज हुई है, यानी कि वहां पर हुआ है, उस बॉडी ने क्या किया बेटा, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अगर कोई बॉडी पॉजिटिवली चार्ज है तो उसका मतलब वहां पर हुआ है इलेक्ट्रॉन लूज हुए बेटा, इलेक्ट्रॉन्स क्या करें, उसने लूज करें। तो जो भी ट्रांसफर ऑफ चार्ज होता है, ट्रांसफर ऑफ चार्ज ऑलवेज टेक्स प्लेस, ऑलवेज टेक्स प्लेस इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि इलेक्ट्रॉन ही वो पार्टिकल है जो एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर हो सकता है। प्रोटॉन कभी भी ट्रांसफर नहीं हो सकता, क्योंकि प्रोटॉन आपके पास हमेशा न्यूक्लियस के अंदर रहता है। तो ये एबिलिटी इलेक्ट्रॉन्स के पास ये है कि वो एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर हो सकते हैं, और कभी भी सभी इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर नहीं होते। इलेक्ट्रॉन्स वही ट्रांसफर होंगे जिनके पास एबिलिटी होगी मूव करने की, और वो इलेक्ट्रॉन्स आपके रहते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो ये आपको हमेशा पता होना चाहिए, जब कभी भी चार्ज ट्रांसफर होता है तो मूवमेंट हमेशा किसकी होती है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन की होती है। तो वो आपको यहां पर बता दिया गया। और जिस बॉडी ने इलेक्ट्रॉन लूज करे हैं वो हो जाती है हमेशा पॉजिटिवली चार्ज, जिसने इलेक्ट्रॉन गेन करे हैं वो हमेशा क्या हो जाएगी, नेगेटिव। इसने इलेक्ट्रॉन गेन किए, इलेक्ट्रॉन पे कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव। तो अगर आपके पास एक बॉडी है जिसके पास एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ऑटोमेटिकली वो क्या होगा, नेगेटिव। इस बॉडी ने इलेक्ट्रॉन लूज करे हैं, इलेक्ट्रॉन लूज करें, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है। अगर एक बॉडी से नेगेटिव कम हो रहा है तो मतलब वो बॉडी क्या होती है, कंपैरेटिवली ज्यादा पॉजिटिव होती है। तो ये आपको हमेशा ध्यान रखना है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, न्यूट्रल बॉडी या न्यूट्रल ऑब्जेक्ट क्या होती है। न्यूट्रल बॉडी या फिर न्यूट्रल ऑब्जेक्ट क्या होता है। अब न्यूट्रल बॉडी न्यूट्रल ऑब्जेक्ट नाम से पता चल रहा है, एक ऐसी बॉडी या एक ऐसी ऑब्जेक्ट जिसपे कोई नेट चार्ज ना हो, जिसपे नेट चार्ज जीरो हो। उस पर, उस बॉडी पर चार्ज हो सकता है लेकिन नेट चार्ज क्या होगा, जीरो होगा। उसको हम क्या बोलते हैं, न्यूट्रल बॉडी या फिर न्यूट्रल ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक बॉडी है, अगर मैं यहां पर 3 पॉजिटिव मार्क्स कर देता हूं और 3 ही नेगेटिव कर सकता हूं, तो ये बॉडी चार्ज तो है, इसके पास पॉजिटिव चार्ज भी है और उसके पास नेगेटिव चार्ज भी है। लेकिन जितना अमाउंट ऑफ पॉजिटिव चार्ज है, अगर उतना ही किसी बॉडी पर नेगेटिव चार्ज है, तो इस बॉडी पर जो नेट चार्ज रहेगा, इस बॉडी पर जो नेट चार्ज रहेगा वो क्या रहेगा, जीरो। क्योंकि पॉजिटिव की जितनी वैल्यू उतनी नेगेटिव की, पॉजिटिव नेगेटिव क्या कर दिया, कैंसल। तो आपके पास कोई भी नेट चार्ज नहीं बचा, तो इसको हम बोलेंगे कि इस बॉडी पर नेट चार्ज क्या है, जीरो। तो अब ये बॉडी को मैं मान सकता हूं कि ये बॉडी कैसी है, न्यूट्रल ऑब्जेक्ट। ये बॉडी क्या है, न्यूट्रल ऑब्जेक्ट है। तो न्यूट्रल ऑब्जेक्ट क्या होता है, द ऑब्जेक्ट विच डू नॉट हैव नेट चार्ज इज कॉल्ड न्यूट्रल ऑब्जेक्ट, और द बॉडी विच कंटेन्स इक्वल अमाउंट ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज। जिस बॉडी पर क्या रहेगा, इक्वल अमाउंट ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज रहेगा, वो आपके पास न्यूट्रल ऑब्जेक्ट रहेगी। तो ये थी आपकी बिल्कुल इंट्रोडक्शन टू इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। सो नेक्स्ट जो वीडियो आएगी उसमें हम इस चैप्टर को बहुत अच्छे तरीके से कवर करेंगे, कंप्लीट करेंगे। आपका 12th का सिलेबस है और
उम्मीद है आप सबको क्लास अच्छी लगी होगी। सो थैंक यू वेरी मच। कितनी लंबी है?